आओ 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 आओ। देखा आपने कितने समझदार हैं ये पक्षी। इन्हें पता है कि आवाज़ जो लगाई जा रही है उनके नाश्ते की व्यवस्था के लिए है, और ये बखूबी समझते हैं, काफ़ी समझदार हैं। और ठंड शुरू होते ही ये नर्मदा के घाटों पर इस तरह से हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि ये दूसरे देशों से आते हैं, ठंडे देशों से आते हैं, और ठंड शुरू होते ही यहाँ पहुँचते हैं। और ठंड कम होते ही, मतलब गर्मियों की शुरुआत में ही ये यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। कहाँ से आते हैं और फिर कहाँ जाते हैं ये इसकी जानकारी नहीं है लोगों को ज़्यादा, लेकिन जानकार बताते हैं कि ठंडे देशों से आते हैं और वहाँ अत्यधिक ठंड होने के कारण यहाँ भोजन की तलाश में आते हैं और यहाँ पर रहकर प्रजनन भी करते हैं। तो ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं और हम कुछ जानकारी लेंगे इनसे, मनीष कुलश्रेष्ठ जी से, जो कि वन्य जीव विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही साथ पक्षियों के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। तो मनीष जी, इन पक्षियों के बारे में बताएं कि इन्हें क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आते हैं? देखिए, इस पक्षी का नाम सीगल है और ये जो रशिया है उसके ऊपरी हिस्से में जहाँ पे बर्फ़ वर्तमान में 1-1.5 महीने से जमने लगी है काफ़ी ज़्यादा, जैसे मंगोलिया हो गया, साइबेरिया हो गया, अटलांटा हो गया, जहाँ पे ये बर्फ़ जम गई है, जहाँ पे इनका निवास था, तो अब ये उसके कारण बर्फ़ होने के कारण ये इनकी ज़मीनें ख़त्म हो जाती हैं, तो ये पलायन करके ये इंडिया की ओर आते हैं। ये करीब 40 से 45 दिन में ये यात्रा करते हैं और ये काफ़ी हाइट पे उड़ते हैं। हाइट में उड़ने का फ़ायदा ये है कि ऊपर विंड प्रेशर जो रहता है समुद्र से जो चलती है हवाएं इस तरफ की ओर, जैसे अलग अलग वो रहता है सीजन के हिसाब से हवाएं, तो उनके हिसाब से फ्लोट करते हुए आ जाते हैं। और इनके जो दिशा का इनको ज्ञान है, ये नेचुरल इनके जीपीएस सिस्टम इनबिल्ट होता है बाय ब्लड में इनके, और हवा और मैग्नेटिक उसको पकड़ने की इनकी मतलब जीपीएस सिस्टम इनबिल्ट रहता है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हम तो आम आदमी की अगर बात करें तो वो कहीं भी अगर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी अगर जाना है तो लोगों से पता पूछता है कि फलानी जगह का रास्ता कौन सा है, और ये हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँच जाते हैं और इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि इन पक्षियों का जो यहाँ पर रहवास है वो कितने समय का रहता है? देखिए, ये मार्च अप्रैल लास्ट में ये वापस जहाँ पे वो बर्फ़ पिघलने लगती है, तो ये वापस यहाँ से प्रजनन के उपरांत जो है ये अपने नए बच्चों के साथ करीब 1 महीने इनकी अंडे अभी देना चालू करेंगे ये। और ये किनारे किनारे नर्मदा जी के देखिए जैसे खेती बाड़ी है, यहाँ पे पर्याप्त भोजन है इनको और अंडे रखने की पर्याप्त है, और वो बिल्कुल ऐसे रंग के होते हैं, मिट्टी में रख दे तो समझ में, कैमोफ्लेज जिसको बोलते हैं, छद्मवर्ण होता है, तो वो बड़े अच्छे से 30 दिन के अंदर ये बच्चे निकल जाते हैं, 3 से 4, और वो बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इनकी। और वो ये नर्मदा जी में अपना ये चुगते हैं, खाते पीते हैं, और ये अप्रैल लास्ट में ये वापस जब वो बर्फ़ पिघलने लगती है, इनका हैबिटेट फिर से उभरने लगता है, तो ये वापस ये यात्राएं वापस अपना मंगोलिया और वहाँ पे रशिया के ऊपर आपने एक बात बताया कि चुनिंदा नदियों में ही ये जाते हैं। देखिए, ये पहले जब आते हैं वहाँ से तो समुद्र पार करके आते हैं, तो समुद्र से जुड़ी जो नदियाँ होती हैं, एक तो फ्लोइंग वाटर इनको ये इस कारण रहता है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, और दूसरा है कि धार्मिक मान्यताएं इन नदियों की है, तो उसके कारण इनको जो भोजन पानी चाहिए रहता है, तो काफ़ी जगह घाटों में लोग रहते हैं और जो इनका भोजन है वो लोग इनको चुगाते हैं, तो वो भी एक कारण है कि इनकी तादाद, जैसे ग्वारी घाट है, धार्मिक क्षेत्र है यहाँ जबलपुर में, तो लोग इनको भोजन करा रहे हैं और इसको धार्मिक आस्था से देख रहे हैं। जैसे नर्मदाष्टक में लिखा है, नर्मदा जी के किनारे अनेक जीव जंतु वनस्पति ये सब वो होती हैं, तो उसी का सहारा लेके ये आए हैं। और दूसरा, लोग जैसा बोलते हैं कि गंगा दशहरा के समय गंगा जी नर्मदा जी में आती है, तो बोल रहे थे कि ये उन्हीं का श्रृंगार है जो कि गंगा जी लेके यहाँ पे नर्मदा जी में लेके आ गई है। मतलब जो नदियाँ समुद्र से मिलती हैं जी, ये उन्हीं को फॉलो करते हुए आते हैं। हाँ, जैसा आपने बताया। जी जी। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कि बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इतना लंबा सफर तय करना है पक्षियों के लिए कितना आसान रहता है, ये कितना मुश्किल भरा? देखिए, ये प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं, इनको काफ़ी ये हजारों फीट की ऊंचाई पे चलते हैं, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, और कम हो जाने के कारण इनकी जो बोन रहती है हॉलो रहती है, तो हवा का जो रुख रहता है उसके कारण ये जो थकते नहीं है, ये थकते नहीं है ये किसी प्रकार से,
और ये आसानी से इन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। एक बार गर्म क्षेत्र में जब ये पहुंच गए तो आराम से इनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्रजनन काल है और इनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये पलायन करने लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें इनके जो बच्चे होते हैं यहाँ प्रजनन करते हैं, इसके बाद फिर बच्चों के साथ वापस मूव करते हैं। जी, तो पलायन करने का भी ये तरीका है, जो सीनियर है वो आगे आगे चलते हैं और जूनियर जो है ये इंटर मतलब बीच बीच में कई जगहों पे जल स्रोतों में रुकते हैं और मतलब जब जाते जाते ये काफ़ी बड़े, इनको कुदरती तौर पे जो है इनको बहुत जल्दी बढ़ने का एक वो है। अच्छा, आपने बताया कि ठंडे देशों से यहाँ आते हैं जी, तो वहाँ ठंड तो होती ही है जी। अच्छा, शायद उनके भोजन की तलाश में आते हैं क्या ये? देखिए, वहाँ पे बर्फ़ जम गई, भोजन पानी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 2-4-5 महीने बहुत बर्फ़ जमी रहती है, तो ना वहाँ ज़मीन वो हो गई और ना कीड़े रह गए ना कुछ। और यहाँ पे जो है ये इसका भोजन पानी और प्रजनन के लिए बहुत अनुकूल जगह है। ये जो नर्मदा जी है, गंगा जी है और सरस्वती है, इस प्रकार की जो नदियाँ हैं, हाँ, इसमें बहुत सूटेबल है इनके लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम कि ये जो पक्षी है ये लंबा सफ़र तय करके यहाँ आते हैं और एक निश्चित अवधि के बाद वापस अपने जो देश है जहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती होगी? संख्या तो देखिए, ये वैसे तो शाम को एक सामूहिक रूप से अपनी सुरक्षा और एक दूसरे का ज्ञान जिसको बोलते हैं, जो कि अपन को समझ में नहीं आता, एक संवाद होता है इनके बीच में, तो वो करते हैं। जैसे अमोद प्रमोद कर रहे हैं ये, है ना, चीज़ें सीखते हैं आपस में जैसे, तो ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी दिन में अलग अलग ये क्लस्टर में, समूह में, कोई 400 का है, कोई 200 का है, ऐसा फैले रहते हैं ये, क्योंकि उसमें पर्याप्त भोजन सबको मिल जाता है उसमें। काफ़ी रोचक जानकारी आपने दी। और लोग कहते भी हैं कि जो पक्षी होते हैं, हवाएं होती हैं, उन्हें देश की सरहदें नहीं रोक पाती। और ये जो पक्षी हैं ये एक देश से दूसरे देश आते हैं, बिना वीज़ा लिए आते हैं, कोई दस्तावेज इनके पास नहीं होता है। और ये एक तरह से कहना चाहिए कि नर्मदा के वो पर्यटक हैं जो नर्मदा के प्रेमी भी हैं, नर्मदा के दर्शक हैं और यहाँ दर्शन करने भी आते हैं, अपना समय बिताते हैं। कोई इन्हें दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती है और लोग यहाँ हर साल इनके आने का इंतज़ार भी करते हैं और इनका स्वागत भी करते हैं, आओ भगत भी करते हैं। तो काफ़ी रोचक जानकारी आपने दी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ कुछ इस तरह की जानकारी को लोगों के साथ शेयर करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत अच्छा रहा, इन पक्षियों के बीच में हमने समय गुजारा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छे जो विषय हैं उनको लेकर हम आपके पास हाजिर होंगे। नमस्कार। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि ये विगत 5-6 वर्षों से ये आ रहे हैं और 5-6 वर्षों से जो अभियान चला है नर्मदा शुद्धिकरण का, उससे नर्मदा जी में काफ़ी शुद्धि हुई है। और जहाँ शुद्ध होता है तो ये बायो इंडिकेटर होते हैं, मतलब किसी प्रकार का प्रदूषण या कुछ ना हो, तो ये इनकी उपस्थिति जो बढ़ती जा रही है ये सिद्ध करती है कि नर्मदा जी प्रदूषण मुक्त है। और सबका जो सराहनीय है, जो धार्मिक आस्था के हिसाब से जो लोग प्रयास कर रहे हैं, ये पक्षी उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मैं समझता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये सफाई पसंद पक्षी हैं, इन्हें सफाई बहुत पसंद है और देखकर लगता भी ऐसा है कि काफ़ी साफ़ सुथरे पक्षी हैं। और जैसा आपने बताया कि इनके जो घोंसले बनते हैं वो भी बहुत साफ़ सुथरी जगह पर बनते हैं और वहाँ पर जिस तरह से ये रहते हैं, जिनको इनको पसंद है कि जो खाने में तमाम चीज़ों को देखकर लगता है कि काफ़ी साफ़ सफाई पसंद है। और पक्षियों का यहाँ पर आना इस बात का प्रमाण पत्र भी है, प्रमाणित भी करता है कि नर्मदा दूसरी नदियों की तुलना में काफ़ी यहाँ शुद्ध है। हमारे साथ ये गौ माता भी है, ये भी यहाँ पहुँच गई, क्योंकि नमकीन हम यहाँ इन पक्षियों को खिला रहे थे तो इन्हें भी मिल गया नमकीन और बार बार चक्कर लगा रही हैं कि शायद कुछ और हो, लेकिन अब है नहीं, बचा नहीं। और पक्षियों के बारे में जो हमको ये जानकारी मिली कि जो GPS इनबिल्ट होता है, हज़ारों किलोमीटर उस कारण से ये सफ़र तय करके आते हैं और समुद्री रास्तों से आते हैं, इसलिए वो नदियाँ जो समुद्र में मिलती हैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ पहुँचते हैं और शायद इसलिए झील या तालाबों में ये नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें वीज़ा या दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होती है और हर साल आते हैं और काफ़ी शान से आते हैं और लोग इनका स्वागत भी करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन और उम्मीद करते हैं कि अगले दिन आने वाले समय में कुछ और ऐसी रोचक जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर इनकी करेंगे। सुरक्षा भी कर रहे हैं। पहले कई लोग जाल और नेट लगा देते थे, लेकिन एक अभियान चला के उन लोगों को समझाइश दी कि गुलेल से ना मारे, जाल वगैरह ऐसे ना लगाए जिसमें इनका नुकसान हो, तो इनको पूरी सुरक्षा भी मिल रही है। चलिए, अच्छी बात है और हम भी ये चाहेंगे कि लोग इनका ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान सिर्फ इंसान नहीं होता है, ऐसे पक्षी भी होते हैं जो सुदूर देशों से आते हैं और
हमारे देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं और शान भी बढ़ाते हैं नर्मदा की। तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है और हम भी लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि पर्यावरण की रक्षा करें और पक्षियों का, जो इन पक्षियों का खास ख्याल रखें। वैसे हर साल ये आते ही हैं और अगले वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।